ये हैं पंजाब में वाक़े ओकाड़ा के मिलिट्री फार्म्स, जहां गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान हालात सख्त कशीदा होने के बायस यहाँ होने वाले एहतजाज अखबारों की जीनत बनते रहे हैं। शहर लाहौर से कुछ 130 किलोमीटर दूर 17,000 एकड़ पर फैले इन खेत खलियानों पर लाखों मज़ारेन एक सदी से काश्तकारी करते आए हैं। लेकिन यहाँ ये किसी बड़े जागीरदार की जमीन पर काम नहीं करते, बल्कि इन जमीनों पर काम करते हैं जिसको पाक फौज अपनी मिल्कियत कहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस तरह पाक फौज इन जमीनों की मालिक बनी और मज़ारेन के जरिए काश्तकारी का आगाज हुआ। आइए इस पर एक तारुफी नजर डालते हैं। ओकाड़ा के मिलिट्री फार्म्स की शुरुआत होती है 20वीं सदी के अवाइल से, जब बरतानवी राज ने मशरकी पंजाब के बासियों को ओकाड़ा हिजरत करने की तरगीब दी ताकि ज़राअत शुरू की जा सके। ओकाड़ा उस वक्त जंगल बेआबान था, जिसको बाद में बरतानवी राज ने रावी और सतलज दरिया से किनाल निकालकर ज़राअत के लिए हमवार किया। ओकाड़ा में किसानों को बटाई निज़ाम के तहत काम करने का कहा गया, जिसका मतलब ये था कि वो जो फसल काटेंगे इसका एक हिस्सा राज को देंगे और दूसरा हिस्सा खुद रखेंगे। देखते ही देखते इस इलाके का शुमार ब्रिटिश इंडिया के जरखेज तरीन इलाकों में होने लगा। बरतानवी राज ने किसानों से वादा किया था कि जरखेज होने के बाद ये जमीनें उनके नाम कर दी जाएंगी, मगर ये वादा पूरा ना किया गया और तकसीम हिंद के बाद ये निज़ाम पाक फौज के झेली इदारे मिलिट्री फार्म्स के हवाले कर दिया गया। मामलात इसी तरह चलते रहे, लेकिन फिर साल 2000 में मिलिट्री ने एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसके तहत मज़ारेन को बटाई के बजाय नकदी देने का कहा गया। इस बदलती सूरत हाल पे काफ़ी मुहक्किक की तहकीक सामने आई है। इनमें से एक मुहक्किक इमॉन मर्फी हैं, जो लिखते हैं कि यह नया मुआहिदा किसानों को ठेकेदारी मुलाजमीन में तब्दील करने जा रहा था। इस नए मुआहिदे की एक शिक के मुताबिक अगर फार्म्स की अराजी दफाई ज़रूरत के लिए दरकार हुई तो मज़ारेन को 6 माह के अंदर ज़मीन खाली करनी होगी, जबकि एक और शिक में कहा गया कि किसी भी सूरत में जमीनों के मालिकाना हुकूक मज़ारेन को नहीं दिए जाएंगे। इस नए निज़ाम के तहत कॉन्ट्रैक्ट की मियाद पूरी होने पर मज़ारेन से जमीन खाली भी करवाई जा सकती थी। किसानों ने यह नया निज़ाम मानने से इनकार कर दिया और यूं मालिकी या मौत का नारा लगाकर एक तहरीक का आगाज किया, जिसका मकसद था कि जिन जमीनों पर वो काम करते आए हैं उनके मालिकाना हुकूक भी उन्हीं को मिले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हनान बागी। नाजरीन, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये जगह आज से कुछ साल पहले आलमी दिलचस्पी का मरकज़ बन गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हो। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले रियासती अदारे की जानिब से टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और असला समेत न जाने कौन कौन सी चीज़ों को खेतों में ला खड़ा कर दिया गया। नाजरीन, ये इन्हीं लोगों के टैक्स से ली गई चीज़ें हैं जो इन लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है। नाजरीन, ये मसला मज़ारीन का है। नाजरीन, इसी गांव के अंदर एक शख्स ऐसा पैदा हुआ जिन्होंने इन लोगों के केस को लड़ा, खुद को एक अवामी लीडर बनाया और आपको हैरत इस बात की होगी कि ये बंदा ना MPA है ना MNA है, लेकिन BBC जैसे अदारे और आलमी अदारों ने इनको ब्रॉडकास्ट किया। मेहर विस्तार से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हनान बागी। नाजरीन, इस वक्त हम मेहर अब्दुल साहब की रहायशगाह पर मौजूद हैं। उनके हवाले से कुछ तारीखी और तहरीकी पहलुओं से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बुनियादी तलीम आपने कहाँ से हासिल की और ये सारा सफ़र कैसे गुज़रा? मेरी पैदाइश इसी गाँव की है, फोरफुरल मिलिट्री फार्म की, यानी डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में। जी। और मेरी जो प्राइमरी तालीम है वो प्राइमरी स्कूल फोरफुरल ओकाड़ा से, और फिर मैंने मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल मिलिट्री फार्म ओकाड़ा से, और फिर FSC जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ओकाड़ा से, और फिर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और MSc ऑनर्स प्लांट पैथोलॉजी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। जी। FSC के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट से समाजी कारकुन का सफ़र और सियासत का आगाज़, ये कैसे समझाएं हमारे नाज़रीन को, ये किस तरह शुरू हुआ? एक्चुअली बाई बर्थ जो है ये खिदमत खलक का जज्बा तो बचपन से ही था। जब मैं स्कूल जाता था तो हमारे हमसाये में जो माएँ बहनें होती थी वो मुझे ये नलकियाँ लाने के लिए बटन लाने के लिए जो है ना उन्होंने मुझे ताकीद करनी, और मैं फिर वहाँ से कॉलेज से फ़ारुग होकर बाज़ार से वो लेके आना।
फिर रानीखेत के टीके जो मुर्गियों को लगाने के लिए वो ला के लगाने, यानी ये एक खिदमत खल्क का जज्बा तो उस वक्त से था जब हम तालिब इल्म थे। तो फिर इस जज्बे के साथ ही तालीम भी जारी रही और अवामी खिदमत का सिलसिला भी जो वो जारी रखा। और 2000 में ये फिर यहाँ पे मुजारिन की तहरीक का आगाज़ हुआ जब इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की गई। बेसिकली आप एक फार्मर के बेटे हैं और अगर आप तारीख में चले जाएं तो एक मज़ार अंदबाल एक गाली समझा जाता था, एक गाली कहा जाता था कि जी ये तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ कि मज़ार अंदबाल की गल करेगा या मज़ार अंदबाल आगे आएगा। तो आप भी एक फार्मर के बेटे हैं और आपने इस तरह सफ़र का आगाज़ किया, ये किस तरह आपने मजबूरी में किया? खिदमत खल्क का पहलू तो यकीनन आप में था, तो किस तरह आपने सब निज़ाम को लीड किया? एक्चुअली इस खिते पे जो निज़ाम राइज था वो अंग्रेज़ दौर से था। कॉलोनाइजेशन लैंड एक्ट 1912 के तहत जो है ये रकबा जात मुख्तलिफ महकमा जात को दिए गए और इन रकबा जात पर फिर जो आबादकार लोग हैं उनको मुजारिन ताबे मर्ज़ी बनाया गया। अब वो मुजारिन ताबे मर्ज़ी जो हैं वो दूसरी सेंस में आप उनको ग़ुलाम भी शुमार कर सकते हैं कि वो अदारों के ग़ुलाम थे। अच्छा। तो उनसे लेबरिंग भी करवाई जाती थी और उनकी तजलील भी की जाती थी, इस्तेसाल भी किया जाता था। यानी कि उनके पास मालकाना हकूक बिल्कुल नहीं थी? जी, उनके पास मालकाना हकूक तो दूर की बात है, वो खेत मज़दूरों की सब में भी जो है ना उनको शुमार नहीं किया जाता था। अच्छा। और ये जिन घरों में हम बैठे हैं इनको अभी तक कच्ची आबादियों के हकूक भी नहीं है और सिर्फ यहाँ पर लोग जो है वो रहने की हद तक है कि पोजेशन है और लोग रहाइश पजीर हैं, उनके पास इसके कोई हकूक मालकाना हकूक नहीं। नस्ल दर नस्ल से ये ज़मीनें आपके पास हैं, इस पे आपने मेहनत की, आपने भी इसी ज़मीन से आपने पढ़ाई बिल्कुल यकीनन हासिल की होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब हैं, जो आपका खानदान है, उनके पास कितने की ज़मीन थी और ये कितना सारा सिस्टम था? एक्चुअली ये जो निज़ाम यहाँ पे राज था बटाई सिस्टम, जिसको आप मज़ारत भी कह सकते हैं, इसमें जो अंग्रेज़ दौर से जो एक एलोकेशन थी वो सबसिस्टेंस होल्डिंग थी कि 12.5 एकड़ हर फैमिली को जो है वो काश्तकारी के लिए दिए जाते थे और फिर वही आगे बड़ा बेटा जो था उसको राइटी करार देते थे। अगर बाप फौत हो गया तो उसके बेटे को पटेदार बना लेना और फिर दीगर जो भाई हैं वो अपनी लोकल सतह पे उसको तकसीम कर लेते थे, लेकिन एंटाइटलमेंट जो थी वो एक भाई की होती थी और उसमें प्रायोरिटी बड़े भाई को दी जाती थी। तो इस तरह से फिर आगे ये फर्दर डिवीज़न का सिलसिला चलता चलता अब तो 2-3 एकड़ हर बंदे के पास होंगे, हर काश्तकार के पास। और आपके पास? हमारे पास भी इसी डिवीज़न से को 2 एकड़ होंगे मेरे वालिद के हिस्से में। 1-2 एकड़ के पीछे आपने पूरी तहरीक का आगाज़ किया। देखा जाए तो मैं नाजरीन से कहना चाहूँगा कि इसमें कोई आपका ज़ाती मफाद नज़र नहीं आ रहा, ये तमाम तर लोगों की मिली भुगत है और उसने अपनी जद्दोजहद की। एक्चुअली ये बात सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, इस खिते पर जो लोगों का मौशी इस्तेसाल था बिल्कुल और उनकी जो एक तजलील थी, उनको तजलील के अमल से गुजारा जाता था। ये उस जुल्म और ज़्यादती और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ अवामी रद्द-ए-अमल था जो 2000 में आया। उस वक़्त आया जब लोगों का ये स्टेटस जो है वो भी ख़त्म करने की कोशिश की गई कि अब उनको ठेकेदार बनाने की जो पॉलिसी जो थी उसका ऐलान हुआ और फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब इस रकबे पर नस्ल दर नस्ल काश्तकारी तो नहीं होगी, तो ठेकेदार का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और फिर वसाइल जिनके पास हों वही ठेकेदारी करते हैं। वसाइल ज़्यादा लोग जो हैं वो इस निज़ाम के तहत चल ही नहीं सकते। तो अभी यही सोच विचार थी, लोग तफज़ात का शिकार थे कि ये निज़ाम जो है ये तो इस्तेसाली है और इसका अंजाम तो बेदखली पे होगा। तो 7 जुलाई 2000 को फिर जो इंतज़ामिया की तरफ से वर्बल अहकामात थे। 7 जुलाई 2000 हाँ, 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का ऐलान हुआ कि ये निज़ाम लागू और बटाई सिस्टम ख़त्म और 7 दिनों में फिर एक नया
जो है वो हुक्म जारी हुआ कि अब आप लोग जो है ना, जो यहाँ पे डेयरी फार्म जो हैं, 6 डेयरी फार्म है जिनके साथ 5000 एकड़ रकबा जो है ये फार्म इंतज़ामिया के पास खुद काश्त है, और 12,013 एकड़ रकबा जो है रियासत का एक इदारा है, उनके ज़ेरे हैं ये, बिल्कुल इसी तरह। ये रिमाउंट डिपार्टमेंट है RV&FC, ठीक है, वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत है, ठीक, और रिमाउंट के तहत ये मिलिट्री फार्म उकाड़ा है। सही। तो यहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग सेटअप है वो 6 डेयरी फार्म्स हैं यहाँ पर, ठीक, जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे हैं, और 5000 एकड़ रकबा है जो उनके साथ मुख्तस है चारे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। सही। तो 12,013 एकड़ रकबा जो है ये 19 चकूक के मज़ारीन के पास था, ठीक, और उसमें से 2 चकूक जो थे वो फिर अबॉलिश हो गए। उसमें 14 फोरल और 16 फोरल कौलसर, वो गांव जो है वो कैंट की हदूद में आ गए, और वहाँ पे कैंट का क़याम अमल में आ गया। तो वो लोग जो थे फिर उनको बेदखल कर दिया गया, उनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ा मुतबादल। तो इस वक्त 17 चकूक हैं जिनके मुज़ारीन जो हैं वो 12,013 एकड़ रकबा जो है वो काश्त कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा। ठीक। तो 2000 में फिर जब कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो थी उसका नफाज अमल में आया, तो पहला जो इकदाम उन्होंने किया कि वर्बल अहकामात देने शुरू कर दिए कि अब जो डेयरी फार्म्स के साथ रकबा मुख्तस है उसमें हमें तोसी दरकार है, कि हमने 6 डेयरी फार्म्स हैं, हाँ, उनके साथ जो 5000 एकड़ रकबा है उसमें मज़ीद तोसी करनी, और उस तोसी के लिए जो है वो नियर बाई जो काश्तकार हैं उनको ये अहकामात दिए गए कि आइंदा आप लोग जो हैं इस रकबे में फसलें काश्त नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा इस खित्ते के जितने भी लोगों को बेदखल करने की एक साजिश। हाँ जी, वो पहला इकदाम था, अभी अनाउंसमेंट हुई थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। तो पहला इकदाम ये था, और इसके ज़रिए फिर काफ़ी सारे लोग जो थे वो मुतासर हो रहे थे। बिल्कुल। तो इसके नतीजे में फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये निज़ाम की तब्दीली जो है ये खुशहाली पे मबनी नहीं है, इसका अंजाम बेदखली है, ऐसे ही है। और ये जो अहकामात हैं ये भी बेदखली की निशानदेही कर रहे हैं, और ये बकिया लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं वो मुस्तकबिल में जो है वो अपने आप को जो है वो बेदखल समझें कि उनके पास वसाइल नहीं होंगे, वो एक साथ नहीं दे सकेंगे, और 5% पर एनम इंक्रीज़ जो है उससे ये बढ़ता बढ़ता एक स्टेज आएगी कि ये लोगों की बस की बात नहीं होगी, और लोग जो हैं वो फिर उनको बेदखल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ख़ुद ब खुद बेदखल हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर लोगों ने जो है ना वो आपस में कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया। दूसरे चकूक के लोग जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गए, हम दीगर चकूक के लोगों के पास जाना शुरू हो गए। इस तरह से जो वो अनरेस्ट थी उसके नतीजे में फिर अंजुमन मुज़ारिन उकाड़ा का क़याम अमल में आया, और उसमें फिर हम तो बतौर वर्कर शामिल थे। मैं था, मेरे साथी समाजी कारकुन जी नूर नबी एडवोकेट, हम उसमें बतौर वर्कर शामिल हुए हैं। जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वही उसके ओहदेदार बनाए, और उन्हीं की पैरवी में फिर हमने ये जद्दोजहद का आगाज़ किया। और इंतज़ामी फ़ोरम पे जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसमें जो क़यादत के लोग थे ना वो नॉन एजुकेटेड होने की वजह से फिर पिछली सफ में चले गए। नहीं, पिछली सफ में नहीं चले गए, वो फिर समझ नहीं पा रहे थे इंतज़ामी हथकंडे। मज़ारिन सर कब वजूद में? ये 7 जुलाई 2000 को। 7 जुलाई 2000 को जी। तो उसके बाद जो आपका तहरीकी सफ़र चला, आपने इलेक्शंस भी लड़े, इसमें कौन कौन से इलेक्शन 2018? जी, उसमें ये हुआ कि 2000 को अंजुमन मुज़ारिन उकाड़ा का क़याम अमल में आया जी, और एक उसका तंजीमी ढांचा जो था वो कायम हुआ, और उसमें हम बतौर कारकुनान जो है वो हमने ये सफ़र शुरू किया। और फिर इसी दौरान जो है वो इंतखाबी मराहल आए। पहला इलेक्शन था 2001 में जी, नाज़म यूनियन कौंसिल का, ठीक, वो मैंने कंटेस्ट किया और वो जीता। और फिर 2002 में जनरल इलेक्शन जो था
वो मैंने लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। ठीक। उन दिनों यहाँ पर अनरेस्ट थी, रेंजर्स को यहाँ पे डिप्लाई किया था मुजारिन से पटानामा साइन करवाने के लिए। तो मेरे नॉमिनेशन पेपर इस बुनियाद पे खारिज करवा दिए गए कि ये यहाँ पे जो कशीदगी है उसका ज़िम्मेदार मेहर अब्दुस्तार है। ठीक। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो प्रवेल कर रही है इसकी वजह से है, तो लिहाजा इसके नॉमिनेशन पेपर खारिज किए जाते हैं। वो खारिज हो गया? खारिज हो गए। फिर आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तब तक वो इलेक्शन जो थे वो तो हमारे साथ मेहर अब्दुल सर मौजूद हैं कि उन्होंने इलेक्शन के लिए जो कागजात नामजदगी पेश किया था वो कैंसिल कर दिया गया और वो तब तक चला तब तक वो इलेक्शन हो चुके और देन उनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक्चुअली वो इंतखाबी मरहले से जो मुझे आउट करने की वजह यही थी कि मैं मुजारिन की क़यादत करता था और इस पादाश में मुझे फिर उस इंतखाबी मरहले से आउट किया गया। उसके बाद फिर 2005 का इलेक्शन आया नाज़िम यूनियन कौंसिल का, वो मैंने जीता। ठीक। 2008 का जनरल इलेक्शन उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं रनर अप रहा। 1600 वोटों से जो है वो मुझे हरा दिया गया। 1600 वोट से। नाज़रीन, हरा दिया गया कि इस लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे कि किस तरह बैरूनी ताकतें एक इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। सर नाज़रीन, मैंने सुना है कि इस पर कुछ पॉलिसी भी होती है कि पंजाब एक ख़ास स्पेसिफिक पार्टी की तरफ जाएगा, सिंध स्पेसिफिक पार्टी। वो 2013 में फिर जो जनरल इलेक्शन 2013 का जो कंडक्ट हुआ, इससे पहले मैंने चारों इलेक्शन जो थे वो आज़ाद ही लड़े थे। मेंबर ज़िला कौंसिल का 1997 में, फिर नाज़िम यूनियन कौंसिल का 2001 में और फिर जनरल इलेक्शन 2002 जिसमें फिर वो मैं इलेक्शन ना लड़ सका नॉमिनेशन पेपर खारिज होने की वजह से, वो भी मेरा आज़ाद था। और उसके बाद फिर 2005 का जो नाज़िम यूनियन कौंसिल का इलेक्शन वो भी मैंने आज़ाद लड़ा। 2008 का जो जनरल इलेक्शन था एमपीए का वो भी मैंने आज़ाद लड़ा। फिर 2013 में जो मैंने पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा तो मेरे 34,103 वोट थे उस रिजेंटमेंट के दौर में। तो वो इलेक्शन इसलिए लूज़ हो गया कि वो जो सियासी वंड की गई थी मुल्क में वो सिंध वो पीपल्स पार्टी को दे दिया गया, पंजाब नून लीग को दे दिया गया और एनडब्ल्यूएफपी जो है वो पीटीआई को दे दिया गया। इस फार्मूले का शिकार जो है वो मैं भी हो गया। तो मुझे वो इलेक्शन जो था उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि वो इलेक्शन जीता हुआ था आपको तो अपना। और ये 34,103 वोट तो ऑन रिकॉर्ड हैं और बकिया वोट जो जलाए गए वहाँ से मिले पोलिंग स्टेशनों से, वो लैट्रिनों से जो है वो बैलेट पेपर जो थे वो बरामद हुए और वहाँ पर जो ग्राउंड्स थे वहाँ पे जले हुए बैलेट पेपर वो मिले। नाज़रीन, हमने मेहर साहब से उनकी जो सियासी सफ़र के बारे में कुछ मालूमात हासिल की, उनके हवाले से जो उनका उनका पर्सपेक्टिव है कि जो उनके दौर के अंदर कुछ वोट्स जलाए हुए मिले और इस तरह की चीज़ें। यहाँ से अगर हम बाकी भी सियासतदानों के बयानात निकालें, और ये एक बात अब तो एक प्रूफ साबित हो चुकी है कि यकीनी तौर पर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो एक ख़ास तौर पर इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे जो जमहूरियत का जो इकदाम है, जमहूरियत है लोगों की, वो लोगों को ख़तरे में डाली जाती है। इस हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मशहूर सवाल है ईवीएम के हवाले से, उनके बारे में मेहर साहब से मैं सवाल करेंगे उनका क्या ख्याल है कि ईवीएम के ज़रिए इस जो जमहूरियत का ये अमल है क्या वो महफूज किया जा सकता है? ईवीएम के ज़रिए किसी हद तक इस रिगिंग पे काबू पाया जा सकता है और ये मेरे ख्याल में जो अब मौजूदा हुक्मरान हैं इन्होंने कानून साजी करके जो ईवीएम को ख़त्म किया है, ये शायद इसलिए किया है कि अगर ये निज़ाम आ गया तो फिर रिगिंग नहीं कर सकेंगे। देखिए ना, क्योंकि एक ख़ास स्टेक होल्डर्स इस पूरे लाहेअमल से बाहर हो जाएंगे, सिर्फ अवामी ताकत इसमें आएगी। यहाँ पे इल्ज़ाम दिया जाता है कि इसमें भी चेंजिंग किया जा सकती है, लेकिन हम अपनी एग्जाम्पल इंडिया को देखें
जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पे यही निज़ाम है, तो क्या वहाँ पे भी इस तरह की धांधली की जा सकती है? देखें, ये धांधली तो लोगों ने करनी होती है, मशीन ने नहीं करनी होती। जी बिल्कुल ठीक है। तो जब तक हमारे अंदर ये सोच पैदा नहीं होगी कि हमने फेयर इलेक्शन करवाने, हुक्मरान बन के या अवाम बन के इलेक्शन जो है वो मुनसफ़ाना अगर करवाने हैं, तो फिर उसके लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये इस अमल से गुजरा जा सकता है। से अगर चाहें जमहूरियत को अगर परवान चढ़ाना है तो उसके लिए माजी में देख लें, ये मशीनों से ये इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन 70 की दहाई में लोग जो थे वो वोट डालते थे और उस मैंडेट का जो है वो फिर एहतराम भी किया जाता था, और कुछ सियासी कदरें भी थीं और इंसानी कदरें भी थीं। अब क्या है, अब टॉक शो हैं, उसमें एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे का बैकग्राउंड बयान करते हैं और एक दूसरे को डिस्कस किया जाता है। ज़ातियात पे जो हमले होते हैं और एक दूसरे को डिग्रेड करने के जो है वो वहाँ पे कलमात जो हैं वो सियासतदान जो है एक दूसरे पे वार करते हैं। तो सियासी कदरें भी पमाल हो चुकी हैं और इखलाकी कदरें भी पमाल हो चुकी हैं, और इंसानी कदरों का भी हशर नशर हो चुका है। तो जमहूरी कदरें तो इस वक्त नज़र ही नहीं आ रही ना, कि कहीं जमहूरी कदरें भी हैं। बिल्कुल। नाजरीन, आपने महर साहब की इस जो कि कहते हैं सियासी सफ़र के बारे में आगाही हासिल की। आपके बारे में इनके बारे में अगर आप एक फैक्ट हासिल करें, आपने इलेक्शन एज ए MPA नहीं जीता, आप मेंबर कौमी असेंबली नहीं बने अभी तक उसमें। हाँ, उसमें मेरा 2008 का जनरल इलेक्शन था, 2013 का जनरल था। अब जो 2008 का जनरल इलेक्शन था उसमें जो हल्के से कास्ट थी ना वो 48% थी। 48% थी और 1600 का जो डिफरेंस डाला गया और मुझे हराने का जो इकदाम उठाया गया। अब 2013 का भी ऐसा ही जो है वो एक इकदाम फिर उठाया गया कि 34,103 वोट तो ऑन रिकॉर्ड और बकिया वोट जो थे वो वहाँ जो ग्राउंड्स में जले हुए मिले और जो वहाँ पे वॉशरूम थे वहाँ से बरामद हुए, और टर्नआउट 62%। 2013 का इलेक्शन जो था वो हमारे हलके का टर्नआउट 62% था। काफ़ी अच्छा। तो अब मुआजना कर लें कि 2008 में 48% और 2013 में, जबकि वो गैम्बर का जो मेरा इलाका था इंतखाबी हलके से आउट कर दिया गया, साहिवाल में डाल दिया गया। ये भी एक सियासी साजिश थी, क्योंकि वहाँ से मैं 2008 का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीता था। तो फिर कमिंग इलेक्शन में 2013 में वो इलाका जो था वो इस हलका से निकलवा के साहिवाल में डलवा दिया गया। अब वो इलाका भी निकल चुका और कास्ट जो है वो 62% आ रही है। पाकिस्तान में कहीं किसी हलके में 62% कास्ट जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएगी। अपना टर्नआउट था। तो 62% का मतलब ये है कि रिगिंग हुई। तो उस रिगिंग के ज़रिए 2013 का इलेक्शन भी मुझे हराया गया, और फिर उसके बाद 2015 का ज़िमनी इलेक्शन आया तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और फिर वो इलेक्शन इसलिए अलामती रह गया कि नून लीग के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ जो है सबमंदी में जो उम्मीदवार जो थे एक इत्तफ़ाक़ राय में बैठे, और वहाँ पर जो फ़ैसला हुआ वो उसकी वजह से फिर हमारा जो वो इलेक्शन मुतासर हो गया। और फिर वो इलेक्शन अच्छे अंदाज में लड़ा तो ना जा सका, लेकिन वो जो सियासी साख थी जो इस बात पे मुतासर हो जानी थी कि ये लोग भी बिकाऊ माल हैं और ये उम्मीदवारों के हाथों बिक गए हैं, उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए। तो उस सियासी साख को बचाने के लिए हमने वो इलेक्शन जो है वो अलामती तौर पे लड़ा, और जो हमारे फॉलोअर्स थे, ज़ाती वोट बैंक था, वो 14,000 वोटों की सूरत में, 14-15,000 वोटों की सूरत में वो मुझे कास्ट हुआ। तो इस तरह से वो इलेक्शन जो था उसमें भी जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था और
तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था, रैंकिंग में उनसे बेहतर पोजीशन थी, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद फिर 2018 का इलेक्शन, उससे पहले मैं जेल जा चुका था 16/4/16 को। तो नाजरीन, आपने महर साहब की जो सियासी सफ़र है वहाँ पे आगाही हासिल कर ली होगी। कहा जाता है कि लीडर वही है जो बग़ैर किसी लालच के कुर्बानियाँ दे, बग़ैर किसी ज़ाती मकसद के कुर्बानियाँ दे। तो नाजरीन, ये वो लीडर है जिसने बग़ैर किसी सियासी मकसद के, बग़ैर किसी ज़ाती मकसद के कुर्बानियाँ दी, बग़ैर किसी मेंबर कौमी असम्बली बने, बग़ैर मेंबर कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली बने कुर्बानियाँ दी और उन्होंने जेलें काटी। नाजरीन, इस हवाले से महर साहब से जानेंगे उन्होंने कितने साल जेल में काटी, कैद तन्हाई काटी, बेड़ियाँ लगीं, कितने मुकदमे चले, झूठे मुकदमे चले, कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ता, पुलिस पर फायरिंग और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें जो उन पर बेबुनियाद लगीं और बेबुनियाद साबित भी हुई और वो बाइज़्ज़त बड़ी हुए। इस हवाले से उनसे हम जानेंगे कि एक लीडर इस चीज़ को कैसे देखते हैं, उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया सारा अमल। जी, इसको मैं इस अंदाज में डिफ़ाइन करूँगा, गुज़री है मुझ पर जो वो मैं ही जानता हूँ, दुनिया लुत्फ़ ले गई मेरे वाक़यात का। तो ये 16/4/16 को जो है वो मेरी गिरफ़्तारी अमल में आई, मुज़ारिन की क़यादत करने की पादाश में, कि ये लोगों को लीड करता है और इसको इस लीडरशिप से हटाने के लिए और इसका इबरतनाक अंजाम लोगों को दिखाने के लिए जो है वो मुझे कैप्चर किया गया और 4.5 माह की नज़रबंदी का सामना करना पड़ा हाई सिक्योरिटी जेल साहिवाल में। तो नज़रबंदी अभी ख़त्म नहीं हुई, उसमें 1.5 माह 16 MPO की नज़रबंदी थी और 3 माह 11 टेट्रा ई की नज़रबंदी थी, जो अंडर ऑब्जर्वेशन अफराद पे लगाते हैं, जो जिनको मुल्क दुश्मन नासर कह के जो है ना ये वज़ारत दाखिला के थ्रू लगती है, मैंने कहा। हाँ, वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट की जाती है उनके थ्रू। जी, तो इस तरह वो नज़रबंदी का सामना भी किया और ऐसे मराहल से गुज़रे हैं जिनमें बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। उसमें मुझे बेड़ियाँ भी लगाई गई, बगैर किसी जुर्म साबित हुए पहले ये बेड़ियाँ आपको लग गई। जी, वो वर्दी भी पहनाई गई, वर्दी भी बगैर सज़ा के पहले ही वो कैदी वर्दी का सामना भी करना पड़ा, जबकि कानून में, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल में कैदी वर्दी चलती है और वहाँ पर हवालाती या नज़रबंद को रखने का वहाँ पे कोई प्रिजन रूल है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है। तो चूँकि वहाँ पे रखा था तो जो उनके वहाँ पे बाईलास थे उन्हीं के ज़रिए फिर मुझे भी कैदी वर्दी में रखा गया और कैद तन्हाई में रखा गया। कहा जाता है और आपको उन्होंने कबूल नहीं किया, बेड़ियों में रखा गया। हाँ जी, वो पहले जब मुझे वहाँ पे जेल में लेके गए हैं तो इंतज़ामिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये नज़रबंद लोग जो हैं ये हाई सिक्योरिटी जेल में नहीं रखे जा सकते, ये सेंट्रल जेल ले जाएं, बिल्कुल ये वहाँ का मैटर है। तो फिर वहाँ से मुझे ये इन्होंने कहीं और ले जाने के लिए वहाँ से निकले, तो रास्ते में फिर फ़ोन आ गया कि ऊपर बात होगी है, अब इसको ले जाएं और वहाँ पे जाके जो है ना इसको जमा करवा दें। तो इस तरह फिर दोबारा जाके इन्होंने हैंडओवर किया मुझे और जब मेरी वहाँ पे हवालगी हुई तो फिर मुझे पहला काम जो था वो हुड पहनाया गया और हैंडकफ्स लगाई गई और फिर मुझे जेल इंतज़ामिया ने सज़ाए मौत के सेल में जाके बंद कर दिया। यानी संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी जी, वो पहले दिन से शुरू हो गई और वहाँ पर जाकर और वो भी एक ऐसे लीडर पर जिस पर किसी भी किस्म का मुकदमा साबित नहीं हो चुका, अभी वो मुकदमा इन ट्रायल था मेरा गालबन, और उससे पहले आप ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी मुकदमात का सिलसिला तो शुरू होना था ना। ये नज़रबंदी में ये शुरू से ये सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुकदमात से पहले जो नज़रबंदी थी, नज़रबंदी की शुरुआत जो है ना वो हुड से हुई, हैंडकफ से हुई और सज़ाए मौत के सेल में बंदी की सूरत में हुई और फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बेड़ियाँ पहना दी गई और फिर
वो चलता रहा सिलसिला 4.5 माह। फिर तफ्तीशों का सामना भी किया। हथकड़ियों के साथ रहते हैं? हथकड़ियाँ लगाते थे मूवमेंट के लिए, यानी आपको कहीं शिफ्ट करना है किसी दूसरे सेल में, या आपको नज़रबंदी में तो मुलाकात भी नहीं ना होती फैमिली से। और 11 टेट्रा ई में 1 माह के बाद रिमांड होता है दहशतगर्दी कोर्ट से। तो 3 रिमांड मेरे दहशतगर्दी कोर्ट से लिए 1-1 माह के बाद। तो हैंडकफ्स तो मूवमेंट के लिए लगाते थे, और बेड़ियाँ मुस्तकिल लगाई हुई थी कि वो सेल के अंदर भी 24 घंटे। तो कैद तन्हाई जो थी वो थ्रू आउट चली 4.5 माह नज़रबंदी की सूरत में, और 15.5 माह हवालात की सूरत में। 20 माह जो है वो मेरे हाई सिक्योरिटी जेल के। टोटल जेल आपने कितने का? टोटल जेल ये 54 माह बनते हैं, आई मीन के 4.5 साल। 4.5 साल जी। तो इसमें से जो कैद की जेल है वो 26.5 माह। तो कैद तन्हाई में अकेले, कोई दोस्त नहीं, कोई याराना नहीं, तो किस तरह सारा सफ़र आपने गुजारा अकेले? किस तरह? कैद तन्हाई जो है वो बड़ा मुश्किल अमल है जिससे गुज़रना पड़ता है इंसान को, लेकिन वो बड़ा आसान अमल भी बन जाता है अगर आप उसको अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर लें, और उस सेल में बैठ के सोचने की बजाय कि बाहर क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप इबादत में मसरूफ़ हो जाएं, नमाज की सूरत में, ज़िक्र की सूरत में, और कुरान पढ़ने की सूरत में, और मुतालिया करने की सूरत में, तो फिर उसके असरात से बचा जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वहाँ पर बैठकर सोचने की बजाय कि मेरा क्या बनेगा या बाहर क्या हो रहा है, मैंने फिर अल्लाह की तरफ रुजू किया। और वो जो 20 माह का वक़्त था आज भी मुझे खुशगवार लगता है। कोई उम्मीद थी कि कभी ना कभी बाहर निकलूँगा यहाँ से? कोई उम्मीद? जी, अच्छा गुमान जो वो इंसान को फिर अच्छे नताइज देता है। तो अच्छा गुमान इसलिए रखा कि मैं कोई जुर्म करके तो जेल गया नहीं। बिल्कुल। मैं एक नज़रिए पे कारबंद था, और वो नज़रिया जो था वो कॉमन इंटरेस्ट को वाच कर रहा था। बिल्कुल। कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत का अमल था जो मैंने सरअंजाम दिया, और लोगों के हकूक़ की पासदारी करते हुए मुझे ये जेल के मसाइल का सामना करना पड़ा। तो मेरा ज़मीर भी मुतमन था, और मेरी जो आस उम्मीद थी वो भी, मैं पूरा उम्मीद था कि मैंने जब किया ही कुछ नहीं तो ये आज़माइश है अल्लाह पाक की तरफ से, और उसी ज़ात ने मुझे इस आज़माइश में डाला है और उसी ने निकालना है। तो अल्लाह पे यकीन जो है वही मसाइल से निजात का जो है वो ज़रिया बनता है। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको एक और नई चीज़ से आगाह करें कि जब महर साहब कैद तन्हाई में थे, कैद में थे, तो उस दौरान, क्योंकि मैं तो उस वक्त मैं भी मैट्रिक में था, तो हम ये खबर सुना करते थे कि इनके गांव के अंदर एक रियासती अदारे या रियासत की जानब से कुछ लोग वहाँ पे मुकर्रर कर दिए गए हैं, टैंक्स वहाँ पे ला खड़े कर दिए गए हैं, गाड़ियाँ लाई खड़ी कर दी गई हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं। तो वो सिस्टम सिर्फ अफवाह थी क्या रियल थी? उनका मकसद क्या था? उनसे लोगों को थ्रेट किया जा रहा था, और क्या वो उस काम के अंदर कामयाब हुए? क्या ख्याल है? एक्चुअली जब मुझे कैप्चर किया गया तो पुलिस को ही बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं, सियासतदान भी और अदारे भी जी। तो पुलिस को ही मेरी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, और 50-60 गाड़ियों की सूरत में उन्होंने मुझे 16/4/16 को मेरे घर से कैप्चर किया, और फिर यहाँ से उठाया हाई सिक्योरिटी जेल, और हाई सिक्योरिटी जेल से निकाला तो फिर 36 मुकदमात में रिमांड, और फिर 1 माह रिमांड के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा, फिर सेंट्रल जेल उकाड़ा। इस तरह 3 जेलों की असीरी है मेरी। तो उस वक्त बैकअप था जी। उस वक्त बैकअप था और तौसर यही था कि ये स्कीम पे आए हुए हैं, लेकिन जब वो गिरफ्तारी अमल में आई तो फिर बैकअप देने के लिए यहाँ पे गश्त भी किया उन्होंने, और इलाके में खौफ और आस भी फैलाया कि लोग जो हैं पहले आपके जो पावर्स थे, आपके पावर हैंडल्स थे, उनको पहले उठाया गया,
आपके कुछ अजीज़ दोस्त थे? वो जो जद्दोजहद के साथी थे जो मुख्तलिफ फार्मों पर अपने लोगों की क़यादत कर रहे थे, पहले उनको तो पहले उनको जो है वो कैप्चर करके जेलों में डाला गया, उन पर मुकदमात दर्ज किए और फिर एंड पे जो है वो मुझे पकड़ा गया। यानी कि आपके बाद कोई ऐसा आउटब्रेक ना है जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाए। पहले आपकी पावर सेंटर्स को पकड़ लिया था, आपको पकड़ा, फिर वहाँ पे उनको प्रेशराइज किया, डेफिनेटली हरासा किया लोगों को। तो ये जिस मुकदमा में मैं सजा हुआ हूँ, ये इसकी मदई भी ज़िली पुलिस थी। अच्छा। उसका इंस्पेक्टर था और 2 पुलिस एहलकार जो थे उनके खुद साख्ता मजरूबी के मेडिकल थे जो हम पे डाले गए। तो इस तरह से वो मुकदमा फेक जिसके ऑन ग्राउंड कोई रियलिटी नहीं, कोई वकूआ ही नहीं, 324 और 788 का मुकदमा था और दीगर मुकदमात में फिर ताज़ीरात पाकिस्तान की तमाम दफ़ात शामिल थी। अच्छा। वो आप कोई भी दफ़ा पूछें तो वो मुकदमात में आपको लगी नज़र आएगी। तो इस बीच हमने आसमान जहांगीर साहब को भी मोरल हमने उनका सुना कि उन्होंने भी मोरल आपकी क्या कहते हैं जी, उन्होंने वैसे तो वो मज़ारीन के इस इशू से शुरू से वाबस्ता थी जी। जब ये इशू रेज़ हुआ तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से उनका यहाँ पे अक्सर औक़ात जो है वो यहाँ पे आती थी और इस खित्ते में जो वायलेशन थी उसको भी हुकाम बाला तक पहुँचाती थी और लोगों के साथ इज़हार यकजहती भी करती थी यहाँ पे। तो इस हवाले से वो समझती थी कि ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं ये फेक हैं, बेबुनियाद हैं, ये दहशतगर्द नासर नहीं है, ये तो जद्दोजहद करने वाले किरदार हैं जो अपने माशी हकूक़ और ज़मीनी हकूक़ और घरों के हकूक़ के लिए ये जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब इन पे कोई जबर होता है तो ये फिर रद्द अमल में ये सड़कों पे भी आते हैं और दफातर में जाके भी पुरअमन एहतजाज करते हैं। तो राइट है, ये इनका जमहूरी हक़ है पुरअमन एहतजाज। तो इस हवाले से शुरू से उनका सॉफ्ट कॉर्नर था और मेरी जेल तब्दीली की जो रिट थी उसको आसमान जहांगीर ने फ़ाइल किया हाई कोर्ट में कि ये पॉलिटिकल पर्सन है, ये समाजी बंदा है, ये कोई दहशतगर्द नासर तो है नहीं जिसको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा हुआ है, सेक्टेरियन लोगों की जेल में, और ऐसी जेल में रखा है जिधर लोगों को जो है ना वो कोर्टों से सज़ा दिलवाने के बाद रखा जाता है। ये अंडर ट्रायल हवाल आती है तो इसकी जेल तब्दील की जाए। तो हाई कोर्ट से तो वो हमारी रेट खारिज होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल हुई और आसमान जहांगीर ने उसकी समाअत की, समाअत करवाई बतौर एडवोकेट। तो वहाँ पर फिर जो मुझे बेड़ियाँ लगी हुई थी वो उतरवाई गई कोर्ट के अहकामात से। चीफ जस्टिस साहब के चीफ जस्टिस साहब थे और उनके साथ एक जज साहब और थे। उन्होंने फिर बेड़ियाँ उतरवाने के अहकामात जारी किए और फैमिली की मुलाकात जो है वो अलाउ की और बकिया ट्रायल जो था वो 1 माह का नोटिस दे के इस्लामाबाद बेंच में रख दिया। फिर वो 1 माह जो है वो 5 माह के बाद आया। बार बार वो सीएम मूव्स की गई कि इसकी समाअत की जाए, लेकिन वो समाअत ना हो सकी और मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा जो है वो फौत हो गई और उनकी फौतगी के बाद फिर वो रिट की समाअत, अपील की समाअत हुई। तो उसमें फिर ये कह के उसको खारिज कर दिया गया कि ये इंतज़ामी मसला है, तो ये उन्होंने करना है, तो रिट खारिज की जाती है। तो नाजरीन, आपने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से मेयर साहब की दास्तान सुनी। सिर्फ सर मज़ीद आप में पीटीआई की शमूलियत के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा, पीटीआई ही क्यों, इसके अलावा कोई और जमात नहीं? देखें जी, लोग इक़्तिदार के भूखे होते हैं और वो हमेशा इक़्तिदार को चाम समझते हैं। हम जद्दोजहद वाले लोग हैं, तो अब जो मुल्क में सियासी तहरीक चल रही है उस तहरीक का बयानिया भी यही है कि पाकिस्तान के जो मफलूकुल हाल लोग हैं उनको मुआशी इस्तेसाल से बचाया जाए और जो उनको ग़ुलामी से दो चार किया गया है
उनको इस ग़ुलामी से निजात दिलाई जाए, जो मुल्क के अंदर और बैरूनी ताकतों की जो ग़ुलामी है उससे पाकिस्तान को जो है वो निजात दिलाई जाए। तो इस हवाले से ये सियासी तहरीक जो थी इसको मद्देनज़र रखते हुए कि इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो भी हमारे बयानिए से मुताबिकत रखता है, तो इमरान खान साहब के बयानियों को परवान चढ़ाने के लिए उनका भरपूर साथ दिया जाए। तो इसलिए हमने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की है और खान साहब के साथ खड़े हो गए। और खान साहब से मुलाकात हुई, टेलीफोनिक रब्ता हुआ, क्या बात हुई, कुछ बताना चाहेंगे अपने? हम लाहौर हमाद अज़हर साहब से हमारी मुलाकात तय थी और वहाँ पर ये हमारा स्टांस था कि हम इमरान खान साहब के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है वो शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो हमाद अज़हर साहब ने खान साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया टाइम लेने के लिए, तो वो 3-4 दिन की मसरूफियात थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि जब मैं लाहौर आऊँगा या फिर आप लोगों को बनी गाला बुला लेंगे तो आप लोग शमूलियत करें। खान साहब ने हमें तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी जी। और हमारी तहरीक को भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और उसमें जो हमारा किरदार रहा है उस किरदार को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया और साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी। तो खान साहब की दावत पर और हमाद अज़हर साहब की एफ़र्ट से हमने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की और इंशाअल्लाह ताला इस सियासी तहरीक में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और खान साहब का भरपूर अंदाज में जो है वो साथ निभाएंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इमरान खान साहब ने, तो क्या क्या हिकमत अमली है उनकी आगे जाके? क्या ये लॉन्ग मार्च है कि हुकूमत कराओ मार्च है, क्या कह सकते हैं आप? उनका क्या सपोर्ट रहेगी आपकी तरफ से? देखें जी, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे का मुतालबा तो बहुत पहले से किया जा रहा है जी। जब से ये कायम हुई है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो सारे लोग यही मुतालबा रखते हैं कि ऐसे इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात हासिल करनी चाहिए और इमरान खान साहब को जो है जिस पदाश में इक़्तिदार से महरूम किया गया है, ये भी एक बैरूनी साजिश है। ये अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर का नारा लगाने की पदाश में ही इक़्तिदार से महरूमी का सामना करना पड़ा। तो इनको जी हजूरी के नतीजे में ये हुकूमत मिली है जो मौजूदा हुक्मरान है। तो अब आवाम तो इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करती और वक्तन फ़वक्तन जो है इस पर एहतजाज भी अमल में आ रहे हैं और लोग ये मुतालबा भी रखते हैं कि ऐसे इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात मिले और नए इलेक्शन हो और उनमें फिर वाज़ेह अक्सरियत से जो इक़्तिदार में आए वही इस मुल्क का हुक्मरान कहलाए। तो इस हवाले से ये पिछले दिनों इमरान खान साहब की एक तोशाखाना केस में नाअहली जो थी वो भी इनकी तरफ से एक मैसेज था कि हम कमिंग इलेक्शन जो है वो भी वाज़ेह अक्सरियत से जीत के इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये इल्म नहीं है कि इस मुल्क के लोग जो हैं वो अब उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और खान साहब की नाअहली के ख़िलाफ़ हज़ारों लोग जो है वो सड़कों पे आए और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और उस एहतजाज के नतीजे में फिर उसमें गुंजाइशें पैदा कर ली गई फ़ैसले में कि ये कमिंग इलेक्शन पे इसके असरात नहीं होंगे, ये सिर्फ इसी सीट पे नाअहली है और मुस्तकबिल में ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अब इन अपोर्टेड हुकूमत से निजात के लिए कह लें या नए इलेक्शन का मुतालबा जो है उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है खान साहब ने। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस लॉन्ग मार्च में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ कर जो है वो खान साहब का साथ देंगे। आने वाले इलेक्शन के बाद अगर इक़्तिदार में PTI आई तो उसके बाद इन मज़ारीन का क्या हल आप देखते हैं? अपनी पार्टी की तरफ से क्या मॉरल सपोर्ट आपको मिल सकती है? मुस्तकबिल में हल क्या इसका निकाला जा सकता है ताकि ये मसला ख़त्म किया जा सके, लोगों को इसके मालिकाना हकूक़ मिले जो नस्ल दर नस्ल लोग यहाँ पे इस पे अपनी मजदूरी करके अपना रोज़गार चला रहे हैं? देखें जी, मुज़ारीन का मसला जो है वो मुआशी मसला है जी, और मुआशी मसला जो है ये पूरे मुल्क के लोगों का मसला भी अब मुआशी मसला बन चुका है। बिल्कुल। तो पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो भी अपनी मुआशियात बेहतर करना चाहते हैं
और इस खित्ते के लोग भी अपनी मुआशियात की मजबूती की खातर जो है वो 22 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो उनका एक ही मुतालबा है कि हमें आबाद करदा रकबे जो हैं वो हमसे छीनने की बजाय या उन पर हमें ठेकेदार बनाने की बजाय 1 सदी की हमारी खिदमात हैं तो उसका सिला जो है वो हमें मालिकाना हकूक़ की शक्ल में दिया जाए। यही मुतालबा आज से 22 साल पहले था और यही मुतालबा आज भी है और आने वाले कल में भी यही मुतालबा होगा खेत मज़दूरों का कि हमें रहने के जो घर हैं उनके मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ और जो ज़ेरे काश रकबे हैं उनसे हमें निकालने की बजाय हमें मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ। तो तहरीकों का मंतकी अंजाम तो यही बनता है जी। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी पूरा उम्मीद है कि इस तहरीक का मंतकी अंजाम भी जो है वो मालिकाना हकूक़ की शक्ल में होगा। नाजरीन, कहा जाता है कि अब्दुल्ला ताहिर जो मेहर साहब के याराना थे, काफ़ी मॉरल सपोर्ट की, लेकिन आजकल ये गलत फहमी कह लें, अफवाह कह लें, उनसे हम मेहर साहब से पूछ लेंगे। आजकल एक बैकफुट पे चले गए अब्दुल्ला ताहिर साहब और एक क्लैश आ गया है। ये क्लैश आया भी है कि नहीं? मेहर साहब का मैं बयान लेना चाहूँगा इसमें। इस मौजू मेरा ख्याल डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, देखो उस क्राइसिस के दौर च असीरी के दौर च 2018 के इलैक्शन च मुतबादल उम्मीदवार की ज़रूरत पेश आई और मुतबादल उम्मीदवार मेहर अब्दुस्तार ने और हल्के के लोगों ने सपोर्ट किया सही और भरपूर मैंडेट तो नवाजा बिल्कुल। और 52,246 वोट जो हैं वो हमारे नामज़द करदा उम्मीदवार को तरीके इंसाफ के प्लेटफार्म से ये वोट मिले। तो अब वो क्राइसिस गुज़र चुके हैं। हमारा एक 25 साल पे तहरीकी सफ़र 22 साल का है और ये सियासी जद्दोजहद ये 25 साल पे मबनी है 1997 से। तो इंशाल्लाह माजी में भी हमारी समाजी और सियासी खिदमात का सिलसिला चला है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी चलेगा और इसी जज्बे के साथ हम इस मैदान में मौजूद हैं। और यानी अब कोई क्लैश नहीं है? नहीं, उसमें क्लैश तो नहीं है, लेकिन जब ये इलेक्शन लड़वाया गया तब वो हमारा भाई था जी। तो अब वो सियासी हरीफ है। भाई नहीं है? अच्छा, अब हरीफ। हाँ, सियासी भाई तो भाई रहते हैं ना, सियासी हरीफ बन गए। भाई तो भाई रहते हैं लेकिन अब वो सियासी हरीफ है तो इसलिए अब इस मैटर को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जी, ठीक, बिल्कुल। उसने अपना लड़ना है, हमने अपना लड़ना है। बिल्कुल, सियासी मुकाबला सियासत की हद तक रहना चाहिए, बाकी मामला अपनी जगह। जी नाजरीन, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपने इंटरव्यू का इख्ताम करेंगे। मेहर साहब की जानिब से एक ज़िला उकाड़ा के अंदर बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया गया। 14 अगस्त की रैली कहा जाता है, उसके अंदर तकरीबन हज़ारों के लोगों ने शिरकत की। क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतने लोग उस रैली में शिरकत हुए वो मेहर साहब का अवामी मैंडेट है? क्या वही वो लोग हैं जो मेहर साहब को MPA की सीट में दोबारा लेके आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं जब से इस सियासी मैदान में उतरा हूँ, अब जनरल इलेक्शन 2008, फिर 2013, फिर जनरल इलेक्शन ज़िमनी 2015 और फिर 2018, इसमें लोगों ने मुझे बेलौस सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे पॉलिटिकली भी सपोर्ट किया और फाइनेंशियली जो है ना वो भी सपोर्ट किया है कि मेरे इलेक्शन के अखराजात भी जो हैं वो लोग अपने ज़िम्मे लेते हैं। तो अब ये जो 25 साल का जो सियासी सफ़र है इसमें लोगों का ये भरपूर साथ जो है ये आज भी मुझे मैसर है। दौरान असीरी भी था और फिर मेरी रिहाई के बाद जो है मेरी ये इंटरेक्शन का सिलसिला मैंने दोबारा शुरू किया, ज़ीरो से स्टार्ट लिया और 2 साल मैंने मुसलसल मेहनत की है। हल्के के लोगों के साथ मैंने रवाबत कैंप किए हैं, उनकी खुशी और गमी अटेंड की है और जो भी इवेंट हल्के में मुनक्कद हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस इंटरेक्शन का इजहार हमने 14 अगस्त का जो रैली की सूरत में हमने इनकाद किया, एक तो ये तसर देने के लिए कि जो हमें दहशतगर्द कहते थे
उन्हें हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन शहरी हैं और पाकिस्तान की बका जो है वो हमें भी उतनी अजीज़ है जितनी पूरी कौम को, और पाकिस्तान की बका की खातर हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं और इज़हार यकजहती के लिए भी तैयार हैं। तो 14 अगस्त का जो इवेंट था उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हलके के लोग जो आज भी मेरे साथ खड़े हैं और मुझ पर भरपूर एतमाद रखते हैं और मेरी कॉल पर माजी में भी लब्बैक कहा और आज भी वो लब्बैक कह रहे हैं। जी बिल्कुल। नाजरीन, अरशद शरीफ एक नामवर जर्नलिस्ट, उनका कल बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया गया। अभी इन ट्रायल है ये चीज़, अदालत फ़ैसला करे कि क्या चीज़ है। इस हवाले से आज़ादी इज़हार राय के हवाले से हम महर साहब से उनका ख्याल लेना चाहिए कि जर्नलिज़म के लिए से वो आगे इन फ्यूचर में क्या इक़दाम करेंगे और अरशद शरीफ के इस कत्ल या इस हादसे के हवाले से अपना ख्याल का इजहार करेंगे। देखें जी, अरशद शरीफ साहब जो हैं वो सहाफ़त में एक बेमिसाल किरदार हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं। जिन्होंने सहाफ़त की खातर जो है वो अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा उन्हें, लेकिन वो हक बात तो उन्होंने दियारे गैर में भी जाकर कही। बिल्कुल। और हक बात कहने वाले जो हैं उनका मंतकी अंजाम जो है वो इसी सूरत में होता है। बिल्कुल। और इसी पे शायर कहता है कि दौरे बातल में हक परस्तों की बात रहती है सर नहीं रहते। तो इस हवाले से हम तो खराज तहसीन पेश करते हैं अरशद शरीफ साहब को कि उन्होंने वो सियासत, वो सहाफ़त की है जिसकी मिसाल पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। बिल्कुल। तो फिर आप अपने पेशे के साथ इंसाफ करेंगे तो फिर जान भी जाती है तो जाए बिल्कुल। इंशाल्लाह। ये पेशा ही कुछ इस तरह का। हाँ, ये ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, लेकिन वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल। ये वो अमल यही करके असल इस दुनिया से गए, तो वो करैक्टर थे, करैक्टर हैं और करैक्टर रहेंगे। नाजरीन, हमारे साथ महर अब्दुल साहब मौजूद थे। उनकी ज़िंदगी के कुछ तारीख़ी, तहरीकी और कुछ तारीख़ी हमने पहलुओं से वाक़फ़ियत हासिल की। महर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।